हेलो फ्रेंड्स, मैं श्याम उपाध्याय आपके अपने यूट्यूब चैनल यस टेन एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आपके लिए आज विद्युत आवेश जो कि 12th का पहला चैप्टर है, उस पहले चैप्टर का ये पहला हेडिंग है विद्युत आवेश। हम लोग आज विद्युत आवेश की खोज किसने किया और इसके बाद इसकी परिभाषा के बारे में भी देखेंगे और विद्युत आवेश में किस प्रकार दो समान प्रकार के चार्ज प्रतिकर्षित करते हैं, विपरीत प्रकार के चार्ज आकर्षित करते हैं, उनके बारे में भी देखेंगे। ये वीडियो जैसे ही मेरा समाप्त हो जाएगा, इसके बाद आपको इसका प्रैक्टिकल भी एक छोटा सा वीडियो मिलेगा और उसको भी आपको जरूर देखना है। यदि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। आइए बात करते हैं। चलिए, सबसे पहले आपको दिख रहा है वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश की खोज आज से 2600 वर्ष पहले यूनान के एक वैज्ञानिक थे थेल्स, उन्होंने किया। उन्होंने सबसे पहले बताया कि अंबर नामक पदार्थ को यदि ऊन से रगड़ा जाता है तो अंबर के अंदर अन्य हल्की वस्तुएं जैसे रुई, लकड़ी, कागज को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? किसी भी वैज्ञानिक का इस पर ध्यान नहीं गया। काफी समयांतराल के बाद, लगभग 2200 वर्षों के बाद कहिए, अर्थात 1600 ईस्वी में एक हमारे नए वैज्ञानिक आते हैं, गिलबर्ट ने बताया कि अंबर में ही नहीं बल्कि सभी पदार्थों में थोड़ी बहुत मात्रा में अन्य वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण होता है। और उन्होंने इसके साथ एक एग्जाम्पल भी दिया, जैसे कि आपको पीछे दिख रहा होगा। जैसे एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल यह है कि कांच की छड़ को यदि रेशम से रगड़ा जाता है तथा एबोनाइट, जो कि क्या है, एक प्रकार का सख्त रबड़ है, एबोनाइट को फ्लालेन या बिल्ली के खाल से रगड़ा जाता है, और इन दोनों वस्तुओं में भी अन्य हल्की वस्तुएं जैसे रुई, लकड़ी, कागज को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। आप बचपन में भी जब देखते थे कि पेन को लेकर या अन्य किसी वस्तु को लेकर बालों से रगड़ते थे, तो और उसके बाद क्या होता था कि अन्य हल्की वस्तुएं जैसे कागज के पास ले जाने के बाद वह अन्य हल्की वस्तुओं को क्या करती थी? अपनी ओर आकर्षित कर लेता था। तो ये भी बताया गया इसमें। आगे देखा जाए तो आगे क्या होता है, और ये आपको सामने दिख रहा है अंबर। ये क्या है? अंबर नामक पदार्थ। यह रेजिन, यूरोप में पाए जाने वाला एक पौधा होता है रेजिन पौधे के दूध से निकला हुआ पदार्थ होता है, जो कि काफी समयांतराल के बाद ठोस हो जाता है। चलिए, यहां तक तो किसने बात किया? गिलबर्ट ने बात कर दिया और थेल्स ने भी। आगे चलकर क्या हुआ? इसके आगे क्या हुआ? आगे आते हैं, हम आगे आते हैं इसकी परिभाषा की ओर। अगर बात किया जाए, वो तो इसकी परिचय थी, अब ये परिभाषा है। विद्युत आवेश उस अज्ञात शक्ति को कहते हैं जो अन्य हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। यही इसकी क्या है? परिभाषा है। और इस परिभाषा को किसने दिया? इस परिभाषा को सन 1646 ईस्वी में सर थॉमस ब्राउन ने दिया। 1646 ईस्वी में सर थॉमस ब्राउन ने दिया। यहाँ पे मैं आपको इन तीन वैज्ञानिकों का फिगर भी लगाया हूं। देखिए, ये थे थेल्स यूनान के, इसके बाद क्या थे? विलियम गिलबर्ट, फिर इसके बाद कौन थे? थॉमस ब्राउन, जिन्होंने क्या दिया? इस परिभाषा को दिया। विद्युत आवेश उस अज्ञात शक्ति को कहते हैं जो अन्य हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहां तक इसकी परिभाषा भी आ गई। आगे क्या होगा? आगे एक नई हेडिंग, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, अपने इस सिलेबस को हेडिंग के साथ पढ़ेंगे कि किस हेडिंग में क्या परिभाषा देना होगा, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना भी रहता है और आपको हर चीज़ें याद भी रहे, इसलिए आपको हेडिंग के साथ हर हेडिंग को समझाया जाएगा और इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। तो यहाँ पर हेडिंग है धन तथा ऋण आवेश। तो इसके बारे में क्या कहा गया? यदि दो कांच की छड़ लिया गया, दो कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा गया, और इसी प्रकार जब दोनों कांच की छड़ों को पास लाया गया तो हुआ क्या? ये दोनों ही कांच की छड़ें एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगती हैं। और फिर क्या हुआ? बिल्ली के खाल को लिया गया
और उन बिल्ली के खाल से दो आभनूस की छड़ को रगड़ा गया, दो आभनूस की छड़ को रगड़ा गया। और जब दोनों आभनूस की छड़ को पास पास लाया गया तो वे भी क्या करने लगी, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगी। फिर क्या हुआ, एक कांच की छड़ लिया गया जिसको रेशम से रगड़ा गया, और एक आभनूस की छड़ लिया गया जिसको बिल्ली के खाल से रगड़ा गया, और इन दोनों छड़ों को एक दूसरे के पास लाया गया। तो यह देखा गया कि दोनों क्या करने लगी, एक दूसरे को आकर्षित करने लगी। तो इससे निष्कर्ष निकला कि कांच की दो छड़ें थी और दोनों को रेशम से रगड़ा गया था, जो भी आवेश आया होगा दोनों पे समान आया होगा। और आभनूस की दो छड़ें थी, दोनों को बिल्ली के खाल से रगड़ा गया था, जो भी आवेश आया होगा वो आभनूस पे दोनों पर समान आया होगा। और दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ये दिख रहा है आपको। और जब एक आभनूस की छड़ और एक कांच की छड़ को लाया गया, एक दूसरे को क्या करने लगी, आकर्षित करने लगी। इससे यह निष्कर्ष निकाला गया कि विपरीत प्रकार के आवेश रहे होंगे और एक दूसरे को आकर्षित भी किए होंगे, जो कि आपको फिगर में दिख रहा है। ये आकर्षण की घटना दिख रही है। तो इस प्रकार से इस घटना के बाद क्या हुआ, हाँ, ये जो हमारे वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक नया मोड़ लाया। क्या लाया नया मोड़? उन्होंने कहा कि इस प्रकार कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश को धनावेश और आभनूस की छड़ में उत्पन्न आवेश को ऋण आवेश का नाम दे दिया। यह किसने दिया? यह नाम दिया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। और कब दिया? 1750 ईस्वी में। समय लिखा होगा, ये देखिए कब दिए, 1750 ईस्वी में। यह भी बताया कि 1750 ईस्वी में उन्होंने यह परिभाषा दिया कि कांच की छड़ पर जो आवेश आएगा उसको हम धनावेश बोलेंगे, और आभनूस की छड़ पर जो भी आवेश आएगा हम उसको ऋण आवेश बोलेंगे। यहां तक हम जान गए कि धन आवेश किसको बोला गया और ऋण आवेश किसको बोला गया। फिर आगे क्या हुआ? आगे इसी के आधार पर जो है यह निष्कर्ष निकाला गया कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ने के कारण घर्षण होता है, और उस घर्षण से उत्पन्न होता है ऊष्मा, और उस ऊष्मा से इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से टूटकर दूसरे वस्तु में आ जाते हैं। यदि आवेश या इलेक्ट्रॉन किसी एक ही वस्तु में स्थिर होता है तो उसको स्थिर विद्युत कहते हैं, और यदि आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित किया जा सकता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उसे गति विद्युत कहते हैं। और इस आधार पर एक नया नाम दिया गया, इस पूरे परिभाषा को कहा गया कि इस जो आपका अंबर नाम पदार्थ था, उस अंबर नाम पदार्थ को, अब देखिए क्या है अंबर नाम पदार्थ, ये नहीं समझा रहा आपको। अंबर नामक पदार्थ इसी प्रकार से देखिए अंबर नामक पदार्थ को, यदि हम अंबर नामक पदार्थ को ग्रीक भाषा में क्या बोला गया? इलेक्ट्रॉन बोला गया। ग्रीक भाषा में इसका नाम क्या बोला गया? इलेक्ट्रॉन बोला गया। और इसके इस गुण को बोला गया इलेक्ट्रिसिटी। इसके गुण को क्या बोला गया? गुण को बोला गया इलेक्ट्रिसिटी अर्थात विद्युत की संज्ञा दी गई। किस गुण को? जो अंबर नामक पदार्थ के अंदर यह गुण था उसी को बोला गया, क्या बोला गया? अंबर को ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन बोला गया, और इस आधार पे इलेक्ट्रॉन का भी नामकरण हो गया। फिर आगे क्या हुआ? अगला हम हेडिंग की बात करते हैं। कोई वस्तु आवेशित है अथवा नहीं, इसका निर्धारण। हम कैसे निर्धारण करेंगे कि कोई वस्तु आवेशित है अथवा नहीं है? कैसे निर्धारण करेंगे कि कोई वस्तु आवेशित है अथवा नहीं है? इसके लिए हमारे लिए सबसे जरूरी बात क्या है कि प्रतिकर्षण की घटना ही हमको बताती है कि कोई वस्तु आवेशित है अथवा नहीं है। ये हमेशा याद रखना होगा। और एक यहाँ बात लिखा हुआ, यदि आकर्षण की घटना हुआ
तो पता नहीं चल पाएगा कि आवेशित है अथवा नहीं है। निरावेशित भी प्रेरण के कारण क्या होता है, आवेशित होता है। इसका मतलब आपको समझ में नहीं आएगा। आइए देखते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास कोई निरावेशित वस्तु है, निरावेशित वस्तु है, इसके पास मैं कोई आवेशित वस्तु है जिस पर क्या है, धन आवेश है। यदि इस पर धन आवेश है, इसको मैं अनावेशित वस्तु के पास लाऊंगा तो होती है घटना एक तो प्रेरण। प्रेरण की घटना के कारण इस पर प्लस होता है तो यह अपने प्रेरण के कारण इस पे स्थानांतरित करता है माइनस, और माइनस प्लस हो गया तो इसके कारण क्या हो जाता है, घटना आकर्षण की घटना हो जाती है। आकर्षण की घटना हो जाती है, आकर्षण की घटना हो जाती है। और यदि वस्तु अनावेशित ही है और कोई अन्य वस्तु लाते हैं, उस पर कौन सा आवेश है, ऋण आवेश है, तो भी ये क्या करता है, प्रेरण के कारण इस पे स्थानांतरित करता है कौन सा आवेश, धन आवेश, और फिर घटना हो जाती है आकर्षण की। इससे हम जान नहीं पाएंगे कि वस्तु, चूंकि अगर एक प्लस है और दूसरा वस्तु अगर उस पे माइनस है तो भी आकर्षण होगा, और अगर एक प्लस है या माइनस है, दूसरा आवेशित नहीं है तो भी क्या होगा, आकर्षण होगा। तो आकर्षण की घटना से हम नहीं जान पाएंगे कि अगली वस्तु आवेशित है अथवा नहीं है। अगला वस्तु आवेशित है अथवा नहीं, इसके लिए क्या होना चाहिए, प्रतिकर्षण। कैसे, यदि मान लीजिए हमारी कोई वस्तु है, उस पे अगर माइनस चार्ज है, हम यदि जो वस्तु लाते हैं अगर उस पर प्लस चार्ज होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज वाला वस्तु लाएंगे और हमको पता नहीं है कि आवेशित है कि नहीं है, प्लस वाला लाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ अगर माइनस वाला है ये तो क्या हो जाएगा, आकर्षण की घटना हो जाएगा। अब यदि आकर्षण हो रहा है तो मैं अपने इसी वस्तु को, पहले वाली वस्तु को क्या करूंगा, अब प्लस वाला लाया था, अब मैं लाऊंगा कौन सा वस्तु, माइनस वाला लाऊंगा। जब माइनस वाला लाऊंगा, और चूंकि ये तो स्थिर है भाई, इस पे तो चिन्ह आवेश कैसा है, माइनस का ही है, अब घटना कैसा हो जाएगा, घटना हो जाएगा प्रतिकर्षण का। घटना किसका हो जाएगा, प्रतिकर्षण का। तो इससे निष्कर्ष हुआ ना कि प्रतिकर्षण की घटना के कारण ही हम जान पाएंगे कि वस्तु आवेशित है कि नहीं। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ आया होगा कि घटना क्या हुई। चलिए आगे देखा जाए, आगे क्या हुआ। हाँ, एक प्रश्न है, मैं आपको प्रश्न के माध्यम से आपके ज्ञान को बढ़ा रहा हूं। क्या है, क्या कांच में सदैव धनात्मक और आभ्रनुष की क्षण सदैव ऋणात्मक होता है। आपसे ये प्रश्न है कि क्या कांच की क्षण में सदैव धनात्मक और आभ्रनुष की क्षण में सदैव ऋणात्मक होता है, तो जवाब इसका होगा नहीं। यह निर्भर करता है कि जिस वस्तु को रगड़ रहे हैं और अन्य किसी वस्तु से, उन दोनों के इलेक्ट्रॉन की बंधन ऊर्जा कैसी है, उन दोनों इलेक्ट्रॉन की बंधन ऊर्जा कैसी है। अगर एक वस्तु है जिसकी बंधन ऊर्जा कमजोर है और एक अन्य वस्तु है जिसकी बंधन ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की मजबूत है, और दोनों को आपस में रगड़ा जाएगा, तो कमजोर वाले वस्तु से इलेक्ट्रॉन टूटकर मजबूत वाले बांड में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, और ये हो जाएगा धन आवेश और ये हो जाएगा ऋण आवेश। तो यह जरूरी नहीं है कि कांच पर सदैव धन ही आवेश आए, और यह भी जरूरी नहीं है कि आभ्रनुष की क्षण पर हमेशा ऋण ही आवेश आए। यह निर्भर करता है कि इस वस्तु को किस पे रगड़ा जा रहा है। जैसे मैं आपको आगे बहुत ढेर सारे मैं आपको एग्जाम्पल दिया हूं कि किसको किस पे रगड़ा जाए और कौन सा चार्ज आएगा। चलिए आपको दिखाते हैं। ये देखिए, आपको ये सामने दिख रहा है, ये जो दिख रहा है इस सीरियल में क्या है कि ऊपर से नीचे वाले क्रम में बढ़ोगे, ऊपर वाले वस्तु को अगर अपने से नीचे वाले वस्तु को रगड़ा जाएगा तो ऊपर वाले पे प्लस आएगा और नीचे वाले पे माइनस आएगा। जैसे अगर रुआ को फ्लालेन से रगड़ते हैं तो रुआ पे आएगा प्लस आवेश और फ्लालेन पे आएगा माइनस आवेश। इसी प्रकार यदि रुआ को हम चपड़ा से रगड़ते हैं, चपड़ा से, तो रुआ पर आएगा प्लस और चपड़ा पे आएगा माइनस। अब देखिए चपड़ा क्या होता है, चपड़ा एक हमारे चमड़े को ही चपड़ा कहते हैं, और उसी में रोआ भी होता है और चपड़ा भी होता है। ये है अगर बात किया जाए। इसी प्रकार यदि हम रोआ को अपने रोआ को मोम से रगड़ते हैं तो रोआ पे क्या आएगा, धन आवेश, और मोम पे आएगा ऋण आवेश। क्योंकि मैं बताया आपको ऊपर वाली वस्तु को यदि नीचे वाली वस्तु से रगड़ेंगे, ऊपर वाले पे धन आएगा और नीचे वाले पे ऋण आएगा। इस प्रकार आपको ढेर सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि किस पे धन और किस पे ऋण आएगा। जैसे आप इससे पहले एग्जाम्पल में दिखाया गया था कि अब यदि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो कांच पे आता है धन और रेशम पे आता है ऋण आवेश।
आपके सामने नीचे टेबल दिख रहा है कांच। अब यदि कांच को रगड़ दे हम किससे, फ्लारेन से, आपसे यदि पूछा जाए कि कांच को किससे रगड़ें कि कांच पे ऋण आए, तो आप बोल देना कि कांच को रगड़ दीजिए किससे, फ्लारेन से, या कांच को रगड़ दीजिए किससे, मोम से। तो क्या हो जाएगा, कांच पे आ जाएगा ऋण आवेश और मोम पे आ जाएगा धन आवेश। तो इस प्रकार आपको ये टेबल पूरा दिया गया है कि अपने ऊपर वाले वस्तु से नीचे वाले को रगड़ेंगे तो ऊपर वाले पे क्या आएगा प्लस और नीचे वाले पे आएगा माइनस। मैं एग्जांपल एक और दे रहा हूं आपको, जैसे देखिए अंबर नामक पदार्थ को यदि एबोनाइट से रगड़ेंगे तो अंबर पे क्या आ जाएगा प्लस आवेश और एबोनाइट पे आ जाएगा माइनस आवेश। इस प्रकार आप पूरा क्रम याद कर लेंगे कि रोआ, फ्लारेन, चपड़ा, मोम, कांच, कागज, रेशम, मानव शरीर, लकड़ी, धातु और रबड़, रेजिन, अंबर, गंधक, एबोनाइट। चलिए, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। अब आपको इसका अपडेट कल अगले वीडियो में दिया जाएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।